तुम जिंदा रहो 1000 वर्ष, हर वर्ष के दिनों 50,000। थैंक यू डॉक्टर साहब। तुम जिंदा रहो 1000 वर्ष, हर वर्ष के दिनों 50,000। थैंक यू डॉक्टर साहब। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी है। संसद में इस तरह की जवाबी शायरी देकर विपक्ष को लाजवाब कर देने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। आज का दिन खत्म होते होते ये बेहद दुखद खबर आ रही है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना इस देश से एक कुशल राजनीतिक युग की समाप्ति जैसा है। वो बेस्ट पॉलिटिशियन, बेस्ट इकोनॉमिस्ट, बेस्ट एजुकेशनिस्ट, बेस्ट ब्यूरोक्रेट और बेस्ट प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने अपने कुशल कार्यकाल में इस देश को कंगाल होने से बचाया था। भरत जी, एक राजनीतिक युग का अंत हो गया है। जी प्रज्ञा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत आज हुआ 9:51 पर रात में उन्होंने अंतिम सांस ली और उनको एम्स में रखा गया था। वो बीमार थे, उनको एम्स में रखा गया था, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था और वहीं पर 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 2 बार देश के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रह चुके हैं, बहुत लंबे समय से वो बीमारी का सामना भी कर रहे थे। इसी बीच वो संसद के भीतर भी आए थे, लेकिन बहुत लोग मनमोहन सिंह को बहुत तरीके से याद करते हैं। आपने जैसे कहा कि मनमोहन सिंह आर्थिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं, तो मनमोहन सिंह अपनी हाजिर जवाबी के लिए भी प्रज्ञा जी जाने जाते थे। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि मनमोहन सिंह को हिंदी नहीं आती थी। मनमोहन सिंह उर्दू अच्छी पढ़ लेते थे, उर्दू अच्छी बोल लेते थे, इंग्लिश अच्छी बोल लेते थे, लेकिन मनमोहन सिंह को हिंदी में थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उनके कई सारे बाईपास हुए थे, जिसकी वजह से वो थोड़ा सधे हुए लहजे में चलते थे। तो कुछ लोग उनको कम बोलने वाला कहते थे, कुछ लोग उनको रोबोट प्रधानमंत्री कहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने आप में एक युग थे। और मुझे याद पड़ता है कि संसद में एक बार सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के बीच में बहस छिड़ गई और उस बहस में प्रज्ञा जी, मनमोहन सिंह ने किस तरीके से हिंदी की शायरी में सुषमा स्वराज को पछाड़ते हुए वो दिखाई दिए थे, वो मुझे लगता है कि आज दर्शकों को सुनना चाहिए, हमें दिखाना चाहिए। और सुषमा स्वराज और मनमोहन सिंह के बीच Also, madam, a poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है। अपनी बात को आसानी से
सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। ये थे प्रज्ञा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और एक बात मुझे याद पड़ती है कि जब संसद से 10 अगस्त 2017 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी विदाई ले रहे थे, उपराष्ट्रपति पद से जब वो विदाई ले रहे थे, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2017 में एक शेर कहा था डॉक्टर हामिद अंसारी जी के लिए। वो शेर आज इतिहास में अमर हो गया, वो सुनना चाहिए। तुम जिंदा रहो 1000 वर्ष, हर वर्ष के दिनों 50 वर्ष। थैंक यू डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह थे प्रज्ञा जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जितना कहा जाए, जितना जितना बताया जाए उतना कम है। अगर इनके बारे में बताने बैठ जाएं तो मुझे लगता है कि 2-4 घंटे का वीडियो चलेगा। खैर, 3 जनवरी 2014 को बतौर पीएम मनमोहन सिंह ने आखिरी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रज्ञा जी, और उसमें मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी कि मुझे ईमानदारी से विश्वास है कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया की तुलना में अधिक उदार होगा। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह की बुराई, आज के प्रधानमंत्री तो अपनी बुराई सुनते ही नहीं है, तमाम तरीके की चीजें कहते हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह की जितनी बुराई, जितनी भर्त्सना, उनके कामों के जितने मेन उस समय की मीडिया निकलता था, अब तो कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तब अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रज्ञा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि मुझे ईमानदारी से विश्वास है कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया की तुलना में अधिक उदार होगा। यानी उस समय की मीडिया मनमोहन सिंह के लिए बहुत क्रूर थी और क्या क्या नहीं कहती थी, इसीलिए उन्होंने कहा था कि इतिहास मीडिया की तुलना में ज्यादा उदार होगा। मैं तो उस समय प्रज्ञा जी 2014 में न्यूज़ चैनलों में, गोदी मीडिया में ही काम कर रहा था, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से वो अनुभव भी याद हैं कि किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह के विभागों में या उनकी सरकार में उनकी योजनाओं के प्रति किस तरीके से मीडिया अपना काम करता था। अपनी जो मीडिया का काम, असल मीडिया का काम होता था। आज तो उसको लोग बुराई कहते हैं कि भाई सरकार की बुराई कर रहा है, लेकिन मीडिया का काम यही था कि सरकार की योजनाओं में जहां भी गलतियां हो रही हैं, जो कुछ गलत हो रहा है, उसको बताना, दिखाना। मनमोहन सिंह ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि वर्तमान मीडिया की तुलना में इतिहास मुझे ज्यादा उदारता से देखेगा। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री प्रज्ञा जी रहे जिनके समय पर इस देश में इतना धन नहीं बचा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर पाता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर पाता। 67,000 किलो सोना गिरवी रखा गया था प्रज्ञा जी 1991 में। भारत का भुगतान संतुलन जो है विदेशों से, वो बिगड़ गया था और देश को 2 बार सोना गिरवी रखना पड़ा था। पहली बार सोना तब गिरवी रखा गया था जब यशवंत सिन्हा देश के वित्त मंत्री और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भारत की रेटिंग बहुत नीचे गिरा दी थी प्रज्ञा जी उस समय, और भारत को अपने शॉर्ट टर्म जो कर्जे थे उसको रीशेड्यूल करने पड़े थे। और तब ऐसी नौबत आ बनी थी कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के डिफॉल्ट हो जाने का खतरा पैदा हो गया था। तब मनमोहन सिंह इस देश के लिए काम आए थे। इस मुश्किल घड़ी में, इस मुश्किल वक्त में वित्त मंत्रालय में तब संयुक्त सचिव वाई.डी. रेड्डी ने अंतिम विकल्प के तौर पर सोने को गिरवी रखने की सलाह दी थी। और भारत के पास तब तस्करों से जो जब्त सोना और भारत का जो सोना, वो सब मिला के 20 मीट्रिक टन यानी 20,000 किलो सोने को गिरवी रखने की सहमति बनी थी। 1991 में प्रज्ञा जी 24 कैरेट सोने की कीमत लगभग 3,450 रुपए प्रति ग्राम के आसपास हुआ करती थी। 30 साल बाद आज सोना 50,000 रुपए किलो, 50,000 रुपए प्रति ग्राम बिक रहा है। उससे ज्यादा ही है, 80-90 के आसपास है। सोने को गिरवी रखने के जो दस्तावेज हैं वो वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पटना में रहते हुए उस समय हस्ताक्षर किए थे। और इन सब के पीछे कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। इस सोने को प्रज्ञा जी चुपके से 21 मई से 31 मई के बीच 1991 में, तब स्विट्जरलैंड के यूबीएस एक बैंक हुआ करती है, वहां पर गिरवी रखा गया था। इस सोने से देश को $20 मिलियन
रुपए मिले थे, $20 मिलियन मिले थे। यानी लगभग ये 20 करोड़, यानी कि लगभग $20 करोड़, $20 मिलियन यानी $20 करोड़ मिले थे। आज के हिसाब से ये रकम बहुत बड़ी, बहुत कम मालूम मालूम होती है। मुंबई के शेयर बाजार में इससे ज़्यादा की ट्रेडिंग कुछ घंटों में हो जाती है। लेकिन तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो किया था, उनका उनका योगदान ये देश हमेशा याद रखेगा। अब राहुल गांधी ने कुछ ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुछ कहा है, वो भी बताना ज़रूरी है। वो भी दिखा देते हैं कि मनमोहन सिंह ने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, राहुल गांधी ने क्या कहा है। देखिए, राहुल गांधी का ये ट्वीट है स्क्रीन पर आपके सामने। राहुल गांधी का ये ट्वीट है, इनमें कहते हैं कि मनमोहन सिंह ने बहुत ही बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ ये नरेंद्र मोदी का जो है वो ट्वीट है। और नरेंद्र मोदी का ट्वीट ये कहता है, ये आपकी स्क्रीन पर है, ये नरेंद्र मोदी का ट्वीट ये कहता है कि भारत अपने सबसे प्रतिष्ठित नेताओं में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोक मना रहा है। साधारण पृष्ठभूमि से उठकर ये वो एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री सहित विभिन्न सरकारी पदों पर काम किया और वर्षों तक हमारी आर्थिक नीति पर अपनी गहरी छाप छोड़ी। संसद में उनके हस्तक्षेप भी बहुत ही व्यवहारिक थे। हमारे प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया। ये प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने पूरे देश को प्रेरित किया है। श्रीमती कौर, उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। मैंने एक मार्गदर्शक खो दिया है। हम में से लाखों लोग जो उनके प्रशंसक हैं, उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। ये राहुल गांधी का ट्वीट आया है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं। प्रज्ञा जी, आवाज क्या आ रही है मेरी, आप तक पहुंच जी रही जी, है? आवाज आ रही है भरत जी, बिल्कुल प्रज्ञा जी, आपकी आवाज आ रही है भरत जी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी उपलब्धियां हैं, इतनी उपलब्धियां हैं प्रज्ञा जी, जिनको बताते बताते रात हो जाएगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो जन्म है बिल्कुल ठीक बात है 1932 भरत जी। और अगर हम आज के में, समय की मैं बात करें आज। जी मैं कुछ छेड़ना चाहता हूँ, कुछ बताना जी चाहता हूँ। जी डॉक्टर जी। मनमोहन सिंह जन्मे 1932 में। जब उनका हम्म, जन्म हुआ, तब उनका जन्म भारत के पंजाब के गाह में, जो अब पाकिस्तान में है, हम्म, वहाँ पर उनके पिता का नाम गुरमुख सिंह और माँ का नाम अमृत कौर था। देश के हम्म, विभाजन के बाद उनका परिवार जो है भारत आ गया था। यहाँ पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने ग्रेजुएशन और पीजी पूरा किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पीएचडी किया। ऑक्सफोर्ड से डीफिल भी किया। मनमोहन सिंह एक ऐसे प्रधानमंत्री प्रज्ञा जी रहे भारतवर्ष के, जो अत्यंत पढ़े लिखे जी प्रधानमंत्रियों की सूची में उनका नाम आता है। मनमोहन सिंह पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 1966 से 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के तौर पर चुने गए। 1971 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए। 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार उनको बनाया गया। उसके बाद वो योजना आयोग के अध्यक्ष बने। 1982 से 85 का जो दौर था प्रज्ञा जी, तब वो रिजर्व बैंक के गवर्नर और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान जी यानी यूपी आयोग के अध्यक्ष भी रहे। 1991 में असम से राज्यसभा से चुने गए। इसके बाद 1995, 2001, 2007, 2013 में राज्यसभा के सदस्य रहे। 1998 से 2004, जब तक भाजपा सत्ता में थी, तब वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे। 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के जो विजय मल्होत्रा हैं, उनसे हार गए। 1991 से 96 तक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे। 2004 से 2009 में 10 साल तक देश के जो है वो प्रधानमंत्री रहे। 2004 से 2004 और 2009, ये जो 2 टर्म है प्रज्ञा जी, ये यूपीए 2 जिसके नाम से जानते हैं, 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे। मनमोहन सिंह के परिवार में गुरशरण कौर, उनकी जो पत्नी है, वो हैं राहुल गांधी ने जिनको अभी
जिनका नाम लिया, और 3 उनकी बेटियां हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। तो आज पूरा देश जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक। और उनका जो सफ़र है वो बड़ा बड़ा चमत्कारी सफ़र है। उनका जो सफ़र है वो लोगों के लिए प्रेरणादायक सफ़र है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे, नरसिंह राव सरकार में 1991 में वित्त मंत्री रहे। क्या कमाल उन्होंने करके दिखाया, जब दुनिया डूब रही थी, जब दुनिया आर्थिक संकट से डूब रही जब थी। भारत कंगाल होने वाला था भरत जी, तब उन्होंने उस कंगाली से भारत को निकाला, हमारी जी हाँ, अर्थव्यवस्था को शिखर पर पहुंचाया। जी हाँ, उनका जो सिलसिला प्रज्ञा जी 1957 से शुरू होता है, चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय का टीचर बनने से लेकर जी। पंजाब यूनिवर्सिटी में टीचर बने, और चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में उन्होंने अध्यापक बने। उसके बाद स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, भारतीय जी। रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, नरसिंह राव सरकार में 1991 में वित्त मंत्री, 1991 में ही उन्होंने असम से राज्यसभा के वो सदस्य बने, 96 में स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर बने, दक्षिण दिल्ली का चुनाव भी लड़ा, राज्यसभा सदस्य बने, प्रधानमंत्री रहे 2-2 बार, 6 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। उनकी एक अपनी पूरी जर्नी है, और उनके इतने सारे किस्से हैं, चाहे वो सोने वाला मसला हो, चाहे वो सरकार बचाने वाला मसला हो, चाहे इस देश में विदेशी निवेश लेकर आने वाला मसला हो, चाहे दलों के बीच सामंजस्य वाला मसला। उनकी एक बड़ी उनकी बात प्रज्ञा जी आज याद आ रही है मुझे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो हिंदी में थोड़ा कमज़ोर थे, इंग्लिश उनकी अच्छी थी। अभी सुषमा स्वराज को आपने अभी सुना, उन्होंने बीच में कहा कि आप उर्दू बड़ी अच्छी जानते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह उर्दू बहुत अच्छी जानते थे, और हिंदी उर्दू और में अंग्रेजी। उर्दू और अंग्रेजी बहुत अच्छी जानते थे। हिंदी में उनका थोड़ा उनका हाथ टाइट था। और मनमोहन सिंह इसी वजह से लोग कहते थे कि कम बोलते हैं। बहुत लोग कहते थे मनमोहन सिंह कम क्यों बोलते हैं, ये देखिए और तब भारत जी, उस वक्त का मीडिया सबसे ज्यादा उनकी भर्त्सना इसलिए भी करता था क्योंकि वो कम बोलते थे। और आज के प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से भी डरते हैं, लेकिन तब जब आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मनमोहन सिंह जी की 3 जनवरी 2014 को, तो उनसे 100 से ज्यादा जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था, जब तक उन्होंने 62 से ज्यादा सवालों के जवाब दिए थे। जी प्रज्ञा जी। तो इस तरह की बातें उनको लेकर कही गई, लेकिन वो कभी नाराज नहीं हुए। वो भी एक दौर था जब मीडिया अपना काम बखूबी कर रहा था, सरकार से सवाल करता था, लेकिन आज का ये दौर है जब हम सवाल करने से, हमारे जैसे तमाम हमारे दोस्त जो आज गोदी मीडिया में हैं, सरकार से सवाल नहीं करते। और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह को खोकर हमने इस देश की बहुत 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 बड़ी पूंजी खो दी है। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था को शिखर पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, और उनका निधन इस देश के लिए बेहद दुखद और अपूर्णीय क्षति है। प्रज्ञा जी, मनमोहन सिंह वो प्रधानमंत्री थे जो हर क्रिटिसिज्म को देखते थे, झेलते थे, उनका जवाब देते थे, और इसीलिए उनकी ये राय बनी थी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसीलिए उनको ये कहना पड़ गया था कि आज की मीडिया के मुकाबले, प्रज्ञा जी, आज की मीडिया के मुकाबले इतिहास जो है वो मुझे उदारता से याद रखेगा। और मनमोहन सिंह की इसी बात को अभी कुछ दिन पहले, रिटायरमेंट से पहले, चंद्रचूड़ इसी बात को दोहरा रहे थे। उन्होंने भी कहा इतिहास मुझे किस तरीके से याद रखेगा, ये बात उनके मुंह से भी निकली। तो मनमोहन सिंह अपने आप में एक लेजेंड थे। मुझे लगता है कि एक बार की मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज की वो बाइट, वो शायरी हमें एक बार फिर से और सुन लेनी चाहिए। बिल्कुल। हमको है उनसे वफा की उम्मीद, जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा
हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूं आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, Madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूं आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। तो ये थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और ये थी उनकी शख्सियत। और डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच नहीं रहे, एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर मनमोहन सिंह से जुड़ा हुआ प्रज्ञा जी, मैं एक और किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की गाड़ी के बारे में कई लोग जानना चाह रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कभी अपनी गाड़ी क्यों नहीं बदली। डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रज्ञा जी, कार्यकाल में उनके जो कार्यकाल के दौरान BMW 7 सीरीज से जो है प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान इससे चलते थे। BMW 7 सीरीज की गाड़ी बड़ी अच्छी गाड़ी मानी जाती है। इस कार का इस्तेमाल उनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो किया करते थे। मनमोहन का इस कार के साथ ऐसा रिश्ता बन गया था, वो कार, इस कार को इतना पसंद करने लग गए थे कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल में
पूरे कार्यकाल में प्रज्ञा जी इस BMW 7 सीरीज कार को अपडेट या अपग्रेड किया ही नहीं। वो इसी कार से हमेशा सफ़र करते थे। हालाँकि एसपीजी के काफ़िले के कारों को अपडेट किया जाता, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की कार वही रह जाती। अगर आप डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन को देखें तो कई ऐसे मौके आए जब उन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर, तस्वीर बदलने के फैसले लिए। प्रधानमंत्री रहने से पहले मनमोहन सिंह क्या-क्या थे, वो हमने आपको बताया। और कार के ही शौक में अगर नरेंद्र मोदी की हम बात करें, आज के प्रधानमंत्री की बात करें, तो इनके पास अलग-अलग गाड़ियाँ नज़र आती हैं। उनके काफ़िलों में कई सारी हाई सिक्योरिटी वाली कारें शामिल हैं। BMW 7 सीरीज़ के अलावा आर्म्ड रेंज रोवर उनके उसमें शामिल है, आर्म्ड टोयोटा लैंड क्रूज़र जैसी कारों में नरेंद्र मोदी जी सफ़र करते हैं। लेकिन ये भी एक किस्सा था कि मनमोहन सिंह अपनी वो काले रंग की वो कार को वो छोड़ते ही नहीं थे। अच्छा, एक डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक मामलों की बात की जाती है, तो जब 1991 और 90 का वो दशक था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथ में अर्थव्यवस्था की कमान आई थी, तो उस समय 1990 के दशक में क्या था प्रज्ञा जी, एक एक जो है लाइसेंस परमिट राज चलता था। लाइसेंस का परमिट राज हुआ करता था। इसका मतलब ये था कि सब कुछ जो है वो सरकार ही तय करती थी कि किस सामान का उत्पादन कितना होगा, उसे बनाने में कितने लोग काम करेंगे, उसकी कीमत कितनी होगी। इस परमिट राज ने देश में कभी जो है निवेश का माहौल नहीं पनपने दिया था। निवेश आज आप देखती हैं कि बहुत सारे मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्यों में इन्वेस्टर समिट, फलानी समिट, बाहरी निवेश कहते हैं, हमारे यहाँ सैमसंग आ गया, कोई कहता है हमारे यहाँ बाहर की कंपनी आ गई, हमारे यहाँ जो है एलन मस्क जो है कार लेकर आ रहा है, अब उसका इंटरनेट चलेगा, सब अब बिल्कुल ग्लोबलाइज़ हो गया। ये देन किसकी है? ये देन मनमोहन सिंह की है प्रज्ञा जी। हुआ ये कि जब ये लाइसेंस राज चल रहा था, तो इसी लाइसेंस राज की वजह से भारत के जो जो खजाना है, क्योंकि बाहर से निवेश आ नहीं रहा था, बाहर के लोग देश में आ नहीं रहे थे, बाहर के लोग निवेश करने के लिए आ नहीं रहे थे। तो उस समय पर प्रज्ञा जी, डॉक्टर जी। मनमोहन सिंह ने हम्म। इस चीज़ को समझा और भारत के खजाने पर जो बोझ बढ़ता जा रहा था, दिवालिया होने की जो नौबत आ रही थी, उसको उस समय को अपने ज़रूरी खर्च चलाने के लिए सोना तक तब विदेश में गिरवी रखना पड़ गया था। विदेशी मुद्रा भंडार जो है इतना कम हो गया था, 2 हफ्तों का ही केवल राशन पानी भारत में बचा था। इतने पैसे विदेशी मुद्रा भंडार में बचे थे कि 2 हफ्तों तक ही वो सौदेबाज़ी कर सकते हैं, सौदा कर सकते हैं या जी। विदेशियों के साथ। उस समय केंद्र में नरसिंह राव की सरकार थी, जो देश में सबसे सुलझे नेताओं में गिने जाते थे। उन्होंने वित्त मंत्रालय की ज़िम्मेदारी मनमोहन सिंह को सौंप दी। इसकी वजह भी बड़ी ख़ास थी। उस वक़्त भारत की साख बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। कोई भी बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संस्था, अंतर्राष्ट्रीय देश हमें जो है वो कर्ज़ देने को तैयार नहीं था। जो जी। नरसिम्हा राव हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह को इसलिए वित्त मंत्री बनाया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय बैंकों से आसानी से कर्ज़ मिल सके। मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री प्रज्ञा जी इसलिए बनाया गया था ताकि वो कर्ज़ दिलवा सकें अपने जी। दिमाग से, अपने अपने उस टैलेंट अनुभव से, से अपने बिल्कुल ठीक अनुभव है। से जिसमें जिसमें उनको महारत हासिल थी। जी। तो मनमोहन सिंह पहले भी आर्थिक सलाहकार के तौर पर इस सरकार के साथ काम कर चुके थे, वो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके थे, लिहाजा उन्हें आर्थिक नीतियों के बारे में बहुत बढ़िया अंदाजा था। 1991 के बजट में मनमोहन सिंह ने पूरी सूरत बदल कर रखी। वो दिन 24 जुलाई का था प्रज्ञा जी, 1991 का। मनमोहन सिंह बतौर वित्त मंत्री के तौर पर पहला बजट जो है वो पेश कर रहे थे। अमूमन बजट तैयार करने में 3 महीने लगते हैं, यहाँ तो निर्मला सीतारमण पूरे साल बजटें तैयार करती हैं, लेकिन क्या तैयार करती हैं मालूम नहीं चलता है। लेकिन उस बजट में लोकसभा चुनाव के बाद वो बजट पेश किया जा रहा था, तो मनमोहन सिंह को सिर्फ 1 महीने का वक़्त मिला था और 1 महीने में उन्होंने कमाल करके दिखाया था। उन्होंने बजट में लाइसेंस परमिट वाला जो मामला था, जी। लाइसेंस परमिट राज को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। बंद अर्थव्यवस्था के द्वार उन्होंने खोल दिए थे और घरेलू निजी कंपनियाँ आईं, इधर से उधर मूव होने लगीं, विदेशी कंपनियों ने भी एंट्री की। इससे सिस्टम में पैसा आना शुरू हुआ प्रज्ञा जी। जी। कंपनी
फलने फूलने लग गई, करोड़ों नए रोजगार पैदा हुए, करोड़ों लोग गरीबी रेखा से पहली बार ऊपर उठे। तो ये थे मनमोहन सिंह, ये थे वित्त मंत्री जो ऐसी योजनाएं बनाते थे। इन्होंने बजट में आर्थिक उदारीकरण मीन्स कि बजट में फ्लेक्सिबिलिटी लाना शुरू किया, निवेश का माहौल जिससे बना, लोग निवेश करने लगे, पैसा लगाने के लिए तैयार हुए। लाइसेंस राज का इन्होंने अंत किया, कंपनियों को कई तरह की प्रतिबंधों से छूट दी। कि पहले ये होता था, सरकार कहती थी तुम ये कर सकते हो, इतना करोगे उतना नहीं करोगे, ये करोगे इतना मिलेगा इतना नहीं मिलेगा, इतने लेबर होने चाहिए, लेबर के साथ ये होना चाहिए। इसमें मनमोहन सिंह ने बहुत काम किया और कंपनियों को छूट, जब कंपनियां आएंगी तभी तो आगे का काम होगा प्रज्ञा जी। आयात निर्यात की जो नीतियां थी मनमोहन सिंह ने वो बदली, तमाम सा जो कैसे सामान आना है और कैसे जाना है उस पर तमाम सारे जो है सरकारें अपने तरह की नीतियां लाद कर रखती थी, जिसको एक शब्द में मैंने लाइसेंस राज कहा। जी तो इससे भारत का व्यापार बेहतर हुआ और विदेशी निवेश का उन्होंने स्वागत किया, जिससे विदेश निवेश और नौकरियों की जो है वो बाढ़ सी आई, भरमार हुई उस दौर में। सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए टैक्स में उन्होंने छूट दी, जिससे भारत टेक्नोलॉजी का हब बनना शुरू हुआ। जो आज टेक्नोलॉजी भारत के भीतर घूम रही है वो सब देन डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी। और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस भारत को आर्थिक आधार पर विश्व गुरु बनाने की कुंजी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और आज डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, पूर्व प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं रहे, भारत को समृद्ध भरत कर जी, अगर हम बात करें आधार कार्ड योजना की, जो बहुउद्देशीय काम आता है, जिसे हर चीज से लिंक कर दिया गया है, जो व्यक्ति का पहचान का भी उन्हीं की देन, बिल्कुल मैं याद दिला रही थी, ये आधार कार्ड योजना भी उन्हीं की देन। नरेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन, महात्मा गांधी 14 साल तक के बच्चों की शिक्षा का अधिकार डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन, खाने की गारंटी इस देश में जो अधिनियम आया कि सबको भरपेट खाना मिलना चाहिए, बहुत सारी ऐसी भारत को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में इंदिरा गांधी के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत काम किया प्रज्ञा जी। तो जितना बताया जाए उतना कम है मनमोहन सिंह के बारे में। पूरा एक पूरा किताबें हैं डॉक्टर मनमोहन, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, एक किताब लिखी गई, उस पर भी बहुत सारा विवाद हुआ। तो तमाम अलग अलग पहलू हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के, वो हमारे बीच नहीं है तो उसको याद करने का दिन है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान ये भारत कभी नहीं भूल सकता प्रज्ञा जी। बिल्कुल, तो आइए हम सब मिलकर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, ये आज हमारे देश का हर व्यक्ति बोल रहा है। जी प्रज्ञा जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया कि वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनी नहीं तो उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। इस पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चुप्पी तोड़ी भी थी, उन्होंने कहा था कि वो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री नहीं है, वो इस देश को आगे लेकर जाएंगे। और अब क्या कहें प्रज्ञा जी, शब्द नहीं मिल रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में कहने के लिए। इतना लंबा चौड़ा उनका करियर, इतना लंबा चौड़ा योगदान। एक एनडीटीवी के रिपोर्ट छपी थी, एनडीटीवी की रिपोर्ट में यही एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री के बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कहा था कि मैं एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री नहीं हूँ। और भी तमाम सारी बातें हैं प्रज्ञा जी। फिलहाल मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करना चाहिए और मेरे पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा शब्द। और बिल्कुल, आज हमने कोशिश करी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की वो सब उपलब्धियां आज देश के हर एक नागरिक को बताई जाए, क्योंकि वो ऐसी उपलब्धियां हैं जिन्होंने इस देश को शिखर पर पहुंचाया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को शिखर पर पहुंचाया। आज भारत जहां पर है उसकी नींव डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही रखी थी। तो अभी तो हम विदा लेते हैं, नमस्कार। हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा,
उन्होंने कहा हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी बीत के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी बीत के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। बीत के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं दो शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के दो ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी बीत के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी बीत के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। आप उर्दू जबान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। तुम जिंदा रहो 1000 वर्ष, हर बरस के दिनों 50,000। थैंक यू।